आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी पतिभ्रम। तो शुरू करें कहानी पतिभ्रम। होम करते हाथ जलें चाहे न जलें, आंखों में धुएं की चिरमिराहट और तन बदन में लपटों की झाड़ लगती ही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी बहुत पक्की सहेली थी रितिका। प्राइमरी से बीए तक साथ पढ़े, खूब पढ़ती थी हम दोनों में। दांत काटी रोटी थी, एक का कोई राज दूसरी से छिपा नहीं था। हर जगह साथ रहते थे, लगता था एक के बिना दूसरी अधूरी है। साथ साथ रोए, हंसे, शरारतें की, सहपाठियों से लड़ाई झगड़े और मेल मिलाप भी एक साथ किए। स्कूल में हम दोनों दो शरीर एक जान समझी जाती थीं। कितनी इच्छा थी एक दूसरे को दुल्हन के रूप में निहारने की, सजाने की, नए नए जीजा से चुहल करने की, पर मनचीती कहाँ हो पाती है। बीए के बाद दोनों की शादियां भी 2 दिनों के अंतर से हुईं। इतना कम अंतर रहा कि एक दूसरे के विवाह में शामिल भी न हो सके। उसका विवाह उसके ननिहाल से संपन्न हुआ था, जो पास के शहर में ही था। शादी के बाद भी पतियों की चिट्ठियां तक शेयर की थी। एक दूसरे से ससुराली नुस्खे सीखे थे, आगे के प्रोग्राम बनाए थे। मैंने तो हर तरह से उसे आदर मान दिया, हर तरह से ध्यान रखा, पूरी खातिरदारी करने की कोशिश की। पर बदले में क्या मिला? तीखी बातें और बेरुखी। और नौबत यहाँ तक आ गई कि आपस में बोलचाल बंद, चिट्ठी पत्री बंद, घर वालों से एक दूसरे के हाल चाल पूछना भी बंद। मुझे अक्सर उसकी याद आती है, उसे भी ज़रूर आती होगी, पर बीच में जो खाई पड़ी है उसे पार करना न मेरे बस में रह गया है न उसके। होनी कुछ ऐसी हुई कि हम दोनों के विवाह भी छुट्टियों में तय हुए। वो अपनी ननिहाल गई हुई थी और वहीं पसंद कर ली गई, और इधर मेरी शादी का दिन मुकर्रर हुआ। उसके ससुराल वाले चट मंगनी पट ब्याह चाहते थे। नतीजतन दोनों के फेरे 2 दिनों के अंतर से पड़ने थे। हाँ, बस 2 दिनों के अंतर ने हम लोगों को दूर कर दिया। एक दूसरे के विवाह में शामिल होने की तमन्ना मन की मन में रह गई। नए क्रम में थोड़ा एडजस्ट होते ही दोनों को एक दूसरे की याद सताने लगी। नए नए अनुभव आपस में एक्सचेंज करने की आकांक्षा जोर मारने लगी। इधर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और मायके जाने पर भेंट होने की संभावना भी समाप्त हो गई। दोनों के पति हमारी घनिष्ठता से परिचित हो गए थे। उनकी भी एक दूसरे से मिलने की इच्छा थी और हम दोनों तो तावले बैठे थे कि कब मुलाकात हो। एक दूसरे के पति को देखा तक नहीं था। शादी के फ़ोटोज़ का आदान प्रदान हुआ था, पर हमारे यहाँ तो दूल्हा दुल्हन का ऐसा स्वांग रचाया जाता है कि असलियत जानना नामुमकिन। एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी मेरे घर की बाधाएं, कभी उसकी मजबूरियाँ। 1.5 साल निकल गया, तब कहीं जाकर एक साथ होने का प्रोग्राम बना क्या, तलवार फिर भी सिर पर लटक रही थी कि कब किसके पति के सामने कुछ और इमरजेंसी आ जाए और मामला फिर टाएं टाएं फिस। इसीलिए कहीं दूर का नहीं, पास ही आगरे जाने का 2 दिन का कार्यक्रम बनाया। तय किया कि दोनों ट्रेन से टूंडला पहुंचेंगे और वहां से टैक्सी लेकर सीधे आगरे। 2 कमरे अच्छे से होटल में बुक करा लिए, एक तेरे लिए एक अपने लिए, मैंने उसे बताया। लेकिन मेरे वाले तो इसी हफ्ते सिंगापुर जा रहे हैं, पता नहीं शुक्रवार तक लौट पाएँ या नहीं। अरे मेरे तो मद्रास चले गए हैं, पर मैंने कह दिया है बृहस्पतिवार तक तुम्हें लौट आना है। तू भी कह दे, ये प्रोग्राम बिगड़ा तो शायद कभी ना बन पाए। हाँ, मैं भी कहूँगी, पक्के तौर पर कहूँगी। हम लोगों के साथ जो होता है एक साथ होता है, शुरू से यही होता आया है। इस बार हम दोनों तो मिल ही सकती हैं। दोनों के पतियों के लिए कोशिश करें, एक के भी आ जाएं तो आसानी रहेगी। पूरा न सही, आधा ही सही, कुछ तो हाथ आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तू निशा खातिर रह, मैं भी उतनी ही उतावली हूँ। इनका मद्रास वाला काम 2 दिन को और बढ़ गया। मेरा कहना सुनना सब बेकार गया। 3 दिन से फ़ोन की लाइन नहीं मिल रही, रितिका से बात नहीं हो पा रही, पर मुझे विश्वास है वो आएगी ज़रूर। मैं तैयारी में लगी हूँ। मेरी ट्रेन आधे घंटे पहले पहुँचती थी, सो स्टेशन पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ट्रेन आई, मैंने उसे कंपार्टमेंट से झांकते देखा। उसने प्लेटफॉर्म पर डिब्बे की तरफ बढ़ते मुझे देख लिया था। नीचे उतरते उसने हाथ की अटैची और बैग साइड में पटका और मुझसे लिपट गई। इतने में आवाज़ आई, प्रेम मिलन फिर कर लीजिएगा, पहले अपना सामान संभालिए। एक सूटेड बूटेड आदमी उसकी अटैची किनारे मेरे सामान के पास रख रहा था। आप नहीं देखते तो मेरी अटैची तो गई थी, धन्यवाद। वाह, क्या बढ़िया मैनर्स हैं, आपस में भी पति को धन्यवाद दे रही है। पता नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका या औपचारिकता। खैर, होगा मुझे क्या।
मैंने ध्यान से देखा तो ये है इसका पति। वो भी उसको ध्यान से देख रही थी। यह क्या हमेशा इसे ऐसे ही देखती है? मैंने सोचा। तो अब टैक्सी ले ली जाए या यहीं खड़े रहेंगे हम लोग? उसके पति से पूछा मैंने। उत्तर रितिका ने दिया, यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा, आगरा है ही कितनी दूर। फ्रेश होकर इत्मीनान से नाश्ता करेंगे। हम लोग बाहर निकल रही हैं, आप आगे जाकर टैक्सी का इंतज़ाम कर लीजिए। उसने आश्चर्य से देखा। बोला, मैंने कहा, और नहीं तो क्या हम लोग जाएंगी? आप यहाँ हैं तो आप ही को करना है। वो अपना बैग लिए लिए चला गया। रितिका, बैग सामान में रखवा देती, बेकार उठाए उठाए घूमेंगे। तूने क्यों नहीं कह दिया, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। वो नहीं आ पाए, ज़रूर कुछ मजबूरी होगी। चलो, एक का तो है, हैंडसम है तेरे पति। तेरे भी। वैसे फ़ोटो से कुछ समझ में नहीं आया, उसके हिसाब से तो सामने होते भी पहचान नहीं पाती। हाँ, मैं भी। कुली से सामान उठवाकर हम दोनों बाहर निकली। ब्याह के बाद पहली बार एक दूसरी को देखते जी नहीं भर रहा था। हम दोनों पीछे की सीट पर बैठ गईं। आप आगे ड्राइवर के पास, माइंड तो नहीं करेंगे? हमें बहुत बातें करनी हैं। क्या करें, आपका जोड़ीदार नहीं आ पाया। पर मैं आगरा नहीं जाऊंगा, यहाँ का काम करके मुझे वापस जाना है। अरे वाह, हम दोनों ने एक साथ कहा। क्या तमाशा है, रितिका ने कहा। आप भी वैसे ही निकले। काम फिर होता रहेगा। कल शनिवार है, परसों इतवार, परसों सोमवार को भी छुट्टी पड़ रही है, तब निपटा लीजिएगा अपना काम। अभी तो हम लोगों को साथ रहना है। कहने से मैं पीछे क्यों रहती? और क्या अकेली छोड़ देंगे यहाँ? वो पशोपेश में पड़ गया। रितिका ने उसका बैग उठाकर अपनी तरफ रखा और बोली, चलिए बैठिए। इतनी मुश्किल से साथ रहने का मौका मिला और आप भाग रहे हैं। कितने दिनों में मिली हैं हम दोनों। आप साथ रहेंगे तो हम निश्चिंत होकर साथ रह पाएंगी। सिर्फ 2 ही दिन तो मिले हैं, कर लें अपने मन की। कहाँ तो 2 शरीर एक प्राण थी। देखिए, मुझे चलने दीजिए। यूँ आप दोनों के बीच रहना ठीक भी नहीं। अच्छी तरह एक दूसरे को जानते भी नहीं। जानने में क्या देर लगती है, बस जान लिया आपस में हमने। हम भागने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से तो मौका हाथ लगा है। अब बैठिए भी। आगरा घूमे बिना हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ऐसा था तो फिर आप वहीं से साथ ना आते। और क्या, 2 कमरे बुक कराए थे, एक में मैंने अपना सामान रख दिया। सबने चाय वाय पी। उन लोगों का बैग अटैची भी इसी कमरे में आ गए थे। आपका सामान साथ वाले कमरे में हो जाएगा। वो अपना बैग उठाकर चल दिया। तू भी ले जाना अपना सामान, मैंने रितिका से कहा। देख, बेतुके मजाक छोड़, मैं इसी कमरे में रुकूंगी, तू चाहे तो जा। अरे चिढ़ती क्यों है, चल हम दोनों साथ साथ रहेंगे। रात में खूब बातें होंगे, पति के साथ तो हमेशा ही रहते हैं। और क्या, उसने हामी भरी। आज का दिन ताजमहल देखने में बिताया जाए। हम दोनों ने तय किया, टैक्सी कर लेते हैं, खाना रास्ते में कहीं अच्छा सा होटल देखकर खा लेंगे। उसका पति बड़ा अस्वाभाविक सा लगा, कुछ बेवकूफ़ सा भी। कभी मेरी शक्ल देखता, कभी उसकी, और झिझक झिझक कर व्यवहार करता। वो तो उससे भी फ्रीली बात नहीं कर रहा था। कैसे मियाँ बीवी हैं। कभी मुझे उस पर तरस आता था, कभी गुस्सा। मुझे लगा उसे भी हंसी आ रही है। कैसा अजीब व्यवहार लग रहा था उन दोनों का। मैं तो आग्रहपूर्वक खिला रही थी उसके पति को, पर वो उससे मुझसे भी बढ़कर आग्रह किए जा रही थी। ज़बरदस्ती करके परसे जा रही थी। वो जितना मना करता, हम दोनों आग्रहपूर्वक और खिलाने पर तुल जाती। उसके पति का व्यवहार मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। बड़ी असुविधा सी हो रही थी, पर अपने प्रिय मित्र के पति की मान मनोहार तो करनी ही थी। ताज्जुब ये हो रहा था कि वो खुद अपने पति को बढ़ बढ़ कर पूछ रही थी। अरे हद हो गई। अरे जब मैं पूरी खातिर कर रही हूँ तो उसे अपनी सीमा में रहना चाहिए। मुझे कभी हंसी आती थी, कभी विस्मय होता था। अच्छी खासी थी, शादी के बाद कैसी हो गई। उल्टा उसने मुझसे कहा, शादी के बाद ऐसी हो जाएगी तू, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अरे जब मैं उन्हें इतने आग्रह से खिला रही हूँ तो तू काहे को और पीछे पड़ी जा रही है। तेरा ही अधिकार है, मैं पूछ भी नहीं सकती। और हम दोनों ने जिद ही जिद में ढेर सा खाना उसको परस दिया। वो नाना करता रहा, पर रितिका के मुंह से एक बार भी नहीं फूटा कि अब उसे मत परस। थोड़ा सा बचा था, उसे हम दोनों ने खा लिया। एक बार होता तो भी ठीक है, चलो, पर हर बार वही सब। चाहे उसकी प्लेट में झूठा बचकर फिक जाए और हम दोनों भूखे रह जाएं, पर वो उसे भर भर कर परोसती जाएगी। इतनी भी क्या फॉर्मेलिटी। मैंने कभी रितिका को उसका सामान निकाल कर देते नहीं देखा। उसकी अटैची में क्या क्या है रितिका को शायद पता भी नहीं होगा। अपने आप अपनी सारी चीज़ें धरता उठाता है। और अजीब बात, रितिका कभी उससे कुछ लाने को नहीं कहती, खुद ले आती है।
एक आध बार उसने पेमेंट करने का उपक्रम किया तो मैं आपत्ति करूं, इसके पहले ही रितिका ने उसे मना करते हुए खुद पेमेंट कर दिया। कैसी हो गई है, सारे पैसे अपने चार्ज में रखती है, उसे गिन गिन कर देती होगी। बहुत परेशान हो गई तो दूसरी शाम मेरे मुंह से निकल गया, तुम दोनों में तालमेल तो अच्छा है ना। मैं तुझे कैसे समझाऊं, मुझे तो तुम दोनों के बारे में लगता है इनके साथ तू इंटीमेट नहीं हो पाई। तेरा ख्याल है शादी के बाद मैं बिल्कुल बेशर्मी लाद लूँ। इतने में वो आ गया, हम लोग दूसरी बातें करने लगे। मुझे क्या करना मैंने सोचा, पर वो तो मेरी पक्की दोस्त है, खुलकर बात तो कर ही सकती हूँ। उसके साथ तुझे देखकर लगता है जैसे किराए का पति ले आई हो। मैं क्यों किराए का लाऊंगी, मेरा अपना पति है, तू क्या मंगनी का लेके आई है। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो तेरी वजह से झेले जा रही हूँ। झेल तू रही है कि मैं, ऐसा पेटू बना रखा है उसे, फिर भी खिलाने पर तुली रहती है। मैं कि तू, मैं सोचती हूँ कि ये खिला रही है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरी तरफ से और खा लें, सारा खा डालें। मुझे क्या करना, तू खुद ध्यान रख अपने पति का। अपने का ध्यान मैं रख लूँगी, तू यहाँ तो तेरा है, तू संभाल। मैं तो हैरान हो रही हूँ देख देख कर। मेरा काहे को होता, तू लाई अपने साथ, तोहमत मत लगा। झूठी कहीं की, उसका बैग रख, तूने खींच कर बैठा लिया। मैं तो तेरा समझकर खातिर कर रही थी, चाहे जैसा हो, है तो तेरा पति। ट्रेन से देखा था मैंने, बराबर से साथ खड़ा किए थी जैसे अपना खसम हो। मेरा ध्यान तो तुझ पर लगा था, बराबर में कौन खड़ा है मुझे क्या पता, तू ही तो खींच कर जबरदस्ती पकड़ लाई। चल हट, ऐसा लीचड़ पेटू मेरा पति क्यों होने लगा। तू ही तो उसे ठूस ठूस कर खिला रही थी, मुझे तो देख देख कर कोफ्त हो रही थी कि इसमें तो शादी के बाद शर्म है कुछ बची ही नहीं। मैं तो तेरा पति समझकर हर तरह से खातिर कर रही थी, चाहे जैसा हो, है तो तेरा पति, यही सोचा मैंने। बस बस, जुबान संभाल कर बोल। तू जुबान संभाल अपनी, ऐसे आदमी को मेरा पति कैसे समझा तूने। बस खबरदार, तेरा सामान वो सहेज रहा था जैसे तेरा अपना पति हो, और इल्ज़ाम मुझ पर। ट्रेन से देखा था मैंने, बराबर से साथ खड़ा किए थी जैसे तेरा खसम हो। हम दोनों में तू मैं होने लगी, एक दूसरे को कहनी अनकहनी सब कह डाली। अभी ये प्रकरण चल ही रहा था कि वो आदमी आता दिखाई दिया, हाथ में एक पैकेट पकड़े था, ऊपर झलकती चिकनाई से लग रहा था समोसे कचौरी कुछ लेकर आया है। मैंने झपट कर पूछा, आप कौन हैं। मैं तो। हम दोनों तुली खड़ी थी, वो कुछ घबरा गया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रितिका डपट पड़ी, आप हमारे साथ क्यों चले आए, अपने रास्ते नहीं जा सकते थे। वो सकपका गया, मैं कोई अपने मन से तो आया नहीं, आप दोनों ने इतना आग्रह किया। पर आप बता तो सकते थे। क्या बताता, आपने कुछ पूछा भी, मैं समझा आप दोनों अकेली हैं शहर में। बस बस बस, बहुत हो गया, उठाइए सामान और अपना रास्ता पकड़िए। ये समोसे लाया था आप लोगों के लिए, नहीं चाहिए हमें आपके समोसे, न जान न पहचान। वो चकराया सा खड़ा था। आप लोगों को मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। समझने की ज़रूरत भी नहीं, रास्ता पकड़िए अपना। अजीब महिलाएं हैं। बुदबुदाते हुए उसने अपना बैग उठाया, एक विचित्र दृष्टि हम दोनों पर डाली और चल दिया। एक दूसरे को कुपित दृष्टि से देखते हम लोगों ने भी अपना अपना रास्ता पकड़ा। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, उसने भी नहीं बताई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। कोई बताए भी तो किस मुंह से। पर इसमें मेरी क्या गलती जो मुझसे कुपित है। 2 साल बीत गए हैं, अब उसके पति का पत्र मेरे पति के पास आया है। दोनों विस्मित हैं कि हम लोगों को हो क्या गया है, जो चिट्ठी न पत्री, एक दूसरे की चर्चा भी नहीं। वे लोग इसी शहर में एक विवाह में आ रहे हैं। हम चारों मिलेंगे ज़रूर, देखो आगे क्या होता है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई एक बेहद मज़ेदार कहानी, पतिभ्रम। आशा है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी खूबसूरत कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।